बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस कहानी की इससे पहले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप 39 किस्तें सुन चुके हैं। अब 40वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। दूर गहराई में मुझे पलवाइशा दोनों बाहें खोले अपनी मुंतजिर नजर आ रही थी। मेरे कानों में जो आखिरी आवाज गूंजी वो इलियास की जोरदार चीख थी। उसने पूरी कुव्वत से मुझे पुकारा था। उस जानब ढलान ऐसी थी कि एक बार लुढ़कने वाला किसी सूरत में संभल नहीं सकता था। एक बात जो मेरे हक में जाती थी कि उस तरफ पथरीली चट्टानों के बजाय भुरभुरी मट्टी और कंकरों वगैरह की बहुताब थी। पथरीली चट्टानें होने की सूरत में मेरे सर को टूटने से बचाना शायद मुमकिन न रहता। मैंने अपने हवास बाहर रखने की पूरी कोशिश की हुई थी, लेकिन मेरा दिमाग किसी फिरकी की तरह घूम रहा था। पोस्ट पर शायद चीखों पुकार शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे इलियास की पहली चीख के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया था। एक तसलसल से लुढ़कने की वजह से मुझे यूं महसूस हो रहा था मेरे जिस्म पर मुसलसल घूंसे बरसा रहे हूं। अचानक नीचे से जमीन खत्म हुई और मेरा जिस्म हवा में बुलंद हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा बचना मुहाल है। लड़कते हुए जिस्म को चोटें जरूर लग रही थीं, लेकिन वो चोटें बर्दाश्त की जा सकती थी। यूं हवा में बुलंद होकर पथरीली जमीन पर गिरने से मौत भी ना आती। कई हड्डियों ने टूट जरूर जाना था। और फिर मेरे जिस्म का जमीन से इत्तिसाल हुआ। मैं ग्लेशियर पर गिरा था। अगस्त के महीने की आखिर थी। बर्फ ऊपर से यूरिया खाद के दानों की तरह भुरभुरी हुई पड़ी थी। अलबत्ता उसकी निचली सतह सख्त थी। मेरी हड्डियां टूटने से तो बच गई थीं, लेकिन बर्फ पर थोड़ा सा लुढ़कते ही एकदम बर्फ की ऊपरी सतह टूटी और मैं एक करियूस में लुढ़कने लगा। करियूस सख्त बर्फ के अंदर बने हुए गारनुमा गहरे गढ़ों को कहते हैं, जो काफी गहरे होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तो कई करियूस ऐसे हैं जो हजारों सैकड़ों आदमियों को निगल चुके हैं और अब तक उनका पेट नहीं भरा। वो ग्लेशियर छोटा सा था, मगर उस करियूस की गहराई अच्छी खासी थी। मैं खुद को मजीद लुढ़कने से रोकने की काफी कोशिश की, मगर कोई ऐसी चीज न मिली जिसे पकड़कर मैं खुद को लुढ़कने से रोक सकता। तहे में पहुंचकर मैंने ऊपर देखा। करियूस का मुंह नजर नहीं आ रहा था। यूं भी शाम का मुलगजा अंधेरा छा गया था। मुसलसल हरकत की वजह से मेरा जिस्म काफी गर्म था। मैंने जिस्म की तमाम दुखती हड्डियों को हाथ हिलाकर बल्कि लगाकर अच्छी तरह जांचा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हड्डी नहीं टूटी थी। अलबत्ता तमाम जिस्म में अच्छा खासा दर्द हो रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे दर्द से ज्यादा करियूस से निकलने की फिक्र करना थी। गो मैंने सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए गर्म लिबास पहना हुआ था, क्योंकि फहीम ओपी पर चलने वाली तेज हवा और सर्दी वगैरह से बचने के लिए रहायशी बैंकर से बाहर निकलते ही गर्म लिबास की जरूरत सख्ती से महसूस होती थी। ट्रैक सूट के नीचे गर्म पाजामा, मोटा ओवरकोट, सर पर ऊनी टोपी, पाँव में स्पोर्ट्स शूज वगैरह। मगर उस गर्म लिबास की करियूस की सर्दी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं थी। एक भयानक मौत मेरी मुंतजिर थी। मैंने कोट की जेब से दस्ताने निकालकर हाथों में पहन लिए और बाहर निकलने की तदबीर सोचने लगा। सबसे बड़ा मसला यह था कि गुम अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने टटोल कर करियूस की दीवारों का जायजा लिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर ठोस बर्फ में बुलंद होना मुमकिन नहीं था। वहां मेरी मदद को कोई भी नहीं आ सकता था। मैं इंडिया की जानब गिरा था और इंडियन पोस्ट से इस ग्लेशियर का फासला फहीम ओपी से कम था। शाम का अंधेरा फैलते ही इंडियन फौजी शदीद आलात की मदद से उस तरफ की देखभाल शुरू कर देते थे। अगर फहीम ओपी से कोई उतर कर उस जानब का रुख करता तो लाजमन वो फायर खोल देते। एक मुझे बचाने के लिए 10 मजीद आदमियों की कुर्बानी देने की हिम्मत कौन कर सकता था। इंडियन और पाक आर्मी के जवानों के साथ गाहे गाहे उस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं और चारों जानब के फौजी ऐसे घिरे हुए आदमी को उठाने के लिए आने वाली पार्टी से तारुज भी नहीं करते। मगर अब मामला और था। पिछले चंद दिनों में हम अपने सामने वाली पोस्टों पर मौजूद दुश्मनों को काफी जानी नुकसान पहुंचा चुके थे और ऐसी सूरत हाल में गुस्से में मुब्तला दुश्मन की पूरी कोशिश यही होना थी कि किसी एक आदमी को मारकर वो दिल में भड़कने वाली आग को थोड़ा सा ठंडा कर ले। और बिलफर्ज उन्हें मालूम हो जाता कि गिरने वाला आदमी वही है जो बराह रास्त उनके आदमियों को कत्ल करने का जिम्मेदार है, तो वह हर कीमत पर मुझे कत्ल करने की कोशिश करते। हकीकत तो ये थी कि उस वक्त मेरे दिमाग में इंडियन फौजियों का कोई खौफ नहीं था। मुझे मरने से कभी भी डर नहीं लगा था। खासकर इन दिनों तो जो मेरी हालत थी, इसमें मौत एक नेहमत ही लगती है। फिर शहादत की मौत का तो अपना मजा है, लेकिन उसके बावजूद बर्फानी कब्र में सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ते हुए जान देना मुझे गवारा नहीं था। ऐसा शख्स उन लम्हात में किस अजियत और तकलीफ से गुजरता है, उसका अंदाजा करने के लिए किसी जहनी वर्जिश की जरूरत नहीं है। चूंकि करियूस का मुंह ऊपर से खुला था, इसलिए मुझे सांस रुकने का कोई मसला नहीं था। सर्दी अलबत्ता मेरी रगों में दौड़ने वाले खून को जमाने लगी थी। इस मुख्तसर जगह में मैं मुसलसल हरकत में था, लेकिन वो हरकत जिस्म को गर्म करने में कोई मदद नहीं दे रही थी।
अगर कोई खुला मैदान होता और मैं मुसलसल दौड़ लगा सकता तो शायद कोई फर्क पड़ जाता। अब इस महदूद मुख्तसर जगह पर हरकत करना भला मुझे क्या फायदा देता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो गए थे। नाक इस तरह हो गई थी जैसे मैंने उस जगह बर्फ का गोला बांधा रखा हो। उस सर्दी का मुकाबला करना ना तो किसी स्नाइपर के बस में है और ना किसी कमांडो वगैरह के। वो तो अल्लाह पाक के अजाबों में से एक अजाब है और जो उसकी लपेट में आ जाए दर्दनाक मौत उसका मुकद्दर ही बनती है। उस वक्त मेरे पास दवा की कोई सूरत बाकी नहीं बची थी। एक दुआ थी जो मेरे लबों पर जारी थी। मुख्तलिफ कुरानी आयात का विरद करते हुए कम अज कम ये इत्मीनान तो मुयस्सर था कि मेरी मौत हालत इस्लाम में हो रही थी। अगर मौत की आमद का यकीन हो जाए तो इंसान को अपने गुनाह बड़े वाज़ेह दिखाई देने लगते हैं। मेरी आंखों में भी अपने गुनाह उजागर हो गए थे। मैं ज़ेरे लब अपने रहीम करीम रब से उन गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। फिर मेरी निगाहों में अपने प्यारों की सूरतें घूमने लगी। मुझे अब्बूजान का नूरानी चेहरा नजर आया। उनके लबों पर धीमी मुस्कुराहट रक्सा थी। फिर अम्मी जान नजर आई जो बाहें खोले मेरी मुंतजिर थी। उसी वक्त मेरी दूसरी अम्मी जान यानी पलवैशा की माँ ने मेरे बाजू को पकड़कर मुझे अपनी जानब खींच लिया। शायद वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। फिर मुझे जाने हयात नजर आई। वो मेरी दोनों माओं से अलग बाजू फैलाई खड़ी थी। राजू मेरे पास आ जाओ ना। मैं आहिस्ता से क्रियूस में बैठ गया। हाथ पांव की हरकत सुस्त पड़ना शुरू हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। एक सख्त किस्म की तकलीफ और ईंठन मेरे बदन में शुरू हो गई थी। सैयदना फारूक आजम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा था कि वक्त निज़ा की तकलीफ कैसी होती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, या अमीरुल मोमिनीन एक कांटेदार झाड़ी को जिस्म में दाखिल किया जाए और उसके कांटों से जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा को लपेटकर मुंह के रास्ते एक झटके से बाहर खींचा जाए तो कैसा महसूस होगा। निज़ा के आलम में ऐसी ही तकलीफ महसूस होती है। वो तकलीफ मेरा मुकद्दर थी। कहते हैं मौत जिस जगह लिखी हो वहीं आती है। ना एक सेकंड पहले न बाद में सैयदना अज़राइल मुकर्रर वक्त पर तशरीफ लेकर आ जाते हैं और उस वक्त मैं उन्हीं के इंतजार में आंखें बंद किए बैठा था। अब न मालूम मेरे लिए कितनी घड़ियां बकाया थी। उस वक्त जो अजियत मेरे जिस्म को पहुंच रही थी उसके बाद मैं यही दुआ कर सकता था कि वो जल्द अज जल्द तशरीफ ले आए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मरहला भी आता है कि मौत नेमत और निजात लगने लगती है। ऐसी सर्दी से एक बार पहले भी मेरा पाला पड़ चुका था जब मैं गहरी नीली आंखों वाली गुलगारे के दरवाजे पर जिंदगी की भीख मांगने पहुंचा था। उस वक्त मेरे दिल में जिंदा रहने की ख्वाहिश मौत से बरसे बेकार थी, क्योंकि उस वक्त मेरी पलवैशें जिंदा थी। उस वक्त मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढना थे। उस वक्त मुझे मुजाहिदीन की मदद करना थी। लेकिन अब मेरे लिए कोई ऐसा काम बाकी नहीं था जिसकी वजह से मुझे अपने जिंदा बच जाने की उम्मीद होती। अपना आखिरी मिशन मैं कामयाबी से पूरा कर चुका था। ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में जखीरा अंतोजी का काम पाए तकमील तक पहुंच जाना था। मेरी राइफल मेरे पसंदीदा शगिर्द तक पहुंच गई थी। अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर मैंने उस रवायती जंजीर में शहीद होने वाले अपने साबका उस्तादों की रूहों को मायूस नहीं किया था। अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। इंडियन आर्मी की विक्रस गन की तड़तड़ाहट में खूब पहचानता था। उस हालत में भी मुझे हथियारों के फायर से उनकी किस्म का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जिसका सारी जिंदगी ही मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से पाला पड़ चुका हो, मरते वक्त भी उसका लाशऊर उन आवाज़ों को अच्छी तरह पहचान रहा था। उसके साथ ही मेरे दिमाग में उस फायरिंग के होने की वजह गूंजी। यकीनन फहीम पोस्ट पर मौजूद मेरे साथियों ने मेरी तलाश के लिए नीचे उतरने की कोशिश की थी और उसका जवाब उन्हें विक्रस के फायर ने दिया था। विक्रस का फायर दुश्मन की फॉरवर्ड 1 से फहीम ओपी तक तो कारगर नहीं था, अलबत्ता ग्लेशियर विक्रस की हदूद में आ रहा था। विक्रस के 2-3 और ब्रस्ट मेरी समातों में गूंजे और उसके साथ ही जैसे मुझे इल्हाम हुआ कि वो आवाज़ मेरी समातों में इस शिद्दत से कैसे गूंज रही है। मैं क्रियूस की गहराइयों में था और वहां विक्रस के फायर की इतनी तेज आवाज़ का पहुंचना मुमकिन नहीं था। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता था कि क्रियूस की तह में ऐसा सुराख होता जिससे वो आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। मेरी मुर्दा रगों में जैसे नई जिंदगी पड़ गई थी। मैंने आंखें खोलकर फायरिंग की आवाज को गौर से सुना। एक जानब मुझे हल्की सी रोशनी की झलक नजर आई, यूं जैसे बत्ती चल रही हो। रोशनी की जगह पर मैंने दस्ताने वाला हाथ का मुक्का रसीद किया और मेरा हाथ कलाई तक बर्फ से बाहर निकल गया। मेरा दिल जैसे बिल्लियों उछलने लगा था। हाथ वापस खींचते ही मुझे इंडियन पोस्ट पर जलने वाली रोशनी नजर आ गई थी। मैं दोनों हाथों से बर्फ को धकेलकर सुराख को चौड़ा करने लगा। 3-4 मिनट में मैं इतना सुराख बनाने में कामयाब हो गया था जिससे रेंग कर मैं उस बर्फानी कब्र से बाहर निकल सकता।
दोनों हाथ मजबूती से सुराग के किनारों पर जमा कर मैं बाहर रेंग गया। मैं ग्लेशियर की बिल्कुल तह में पहुंचा हुआ था। 2-3 करवटें लेकर मैं बर्फ की सफेदी से दूर हुआ। उसके बाद पथरीली जमीन थी। सर्दी की शिद्दत में एकदम कमी हो गई थी। शाम के अंधेरे में वहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता था, लेकिन क्रूज के अंदर की सर्दी और बाहर के मौसम में जमीन व आसमान का फर्क था। क्रूज के अंदर -20-25 दर्जे सेंटीग्रेड तो जरूर होगा, जबकि बाहर का दर्जा हरारत -2-3 डिग्री से ज्यादा नहीं था। अलबत्ता दिसंबर जनवरी में बाहर का दर्जा हरारत भी -30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता था, और उस वक्त क्रूज का अंदरूनी दर्जा हरारत इससे दुगना तिगना हो जाता था। चंद लम्हे जमीन पर लेटे लेटे मैंने जायजा लिया जहां से मैं गिरा था। वहां उसी रास्ते से पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि एक तो बुलंदी बिल्कुल ही सीधी थी और दूसरा वो इलाका इंडियन फौज के संतरी शबेदीद आलात से छानते रहते थे। आम हालात में वो चढ़ाई एक नेमत ही महसूस होती, क्योंकि सीधी ढलान की वजह से दुश्मन की जिस्मानी हमले का खतरा 0% भी नहीं होता था। लेकिन उस वक्त वो चढ़ाई मेरी वापसी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। मुझे अपने इलाके में पहुंचने के लिए एक लंबा चक्कर काटना था, तब जाकर मैं पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो सकता था। उस जगह से हरकत करके कहीं दाएं बाएं जाना भी खासा मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन की पोस्ट बिल्कुल सामने थी। अगर उनकी नजर उस तरफ उठ जाती तो उन्होंने मुझे गोलियों से भून देना था। उस वक्त मेरी हालत मुनीर न्याजी के उस शेर के मसदाक थी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार पहुंचा तो मैंने देखा, मगर मैं एक बड़ी मुसीबत से जान छुड़ा चुका था। क्रूज में एड़ियां रगड़ने से गोली की मौत कहीं आसान थी। यूं भी मैं सारी जिंदगी गोलियों से खेलता आ रहा था, और अब गोली ही से मरना मेरा हक बनता था। मैं खड़ा होने की बजाय घुटनों के बल चलते हुए नीचे और बाएं की जानब हटने लगा। वहां मैं दुश्मन की पोस्ट के बिल्कुल सामने था। थोड़ा सा एक जानब होते ही मैं खड़ा होकर दाएं जानब मौजूद नाले में हरकत कर सकता था। विक्रस और क्लाशनकोव का फायर वक्फे वक्फे से जारी था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन शबीद आलात की मौजूदगी उस अंधेरे को बेकार कर देती है, और इंडियन आर्मी के पास ऐसे आलात कसीरुल तादाद में मौजूद है। शबीद आलात में सबसे खतरनाक खूबी थर्मल साइट है, क्योंकि ये गुप अंधेरे में होने वाली मामूली हरकत को जाहिर कर देती है, बल्कि हरकत न करने पर भी ये जानदारों की निशानदेही बहुत आसानी से कर देती है। उसके ब्लैक एंड व्हाइट नज़ारे में जिंदा अशिया सफ़ेद धब्बों की तरह नजर आती हैं, और बेजान अशिया काले धब्बों की सूरत में। इसलिए जहां भी सफ़ेद धब्बा नजर पड़े, साइट में झांकने वाले को फौरन किसी जिंदा जिस्म की मौजूदगी का इदराक हो जाता है। हरकत करने से मेरा जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया था। क्रूज की जानलेवा सर्दी धीरे धीरे मेरे रगो पैर से दूर होने लगी। मेरे दिल में देख लिए जाने वाले अंदेशे मौजूद थे, और इस अंदेशे ने जल्दी हकीकत का रूप धार लिया। तेज फायरिंग की आवाज के साथ गोलियों का रुख मुझे अपनी जानब होता हुआ महसूस हुआ था। मैंने फौरन ही एक पथरीली चट्टान की आड़ ले ली। दाएं बाएं लगने वाली गोलियों ने मेरी नस नस में बिजली भर दी थी। मैं ज्यादा देर वहीं पड़ा दुश्मन की किसी तलाशी पार्टी का इंतजार नहीं कर सकता था। फहीम ओपी से पाकिस्तान की मायानाज गन LMG की तड़तड़ाहट एक तसलसल से सुनाई देने लगी। ये तड़तड़ाहट भी मेरे लिए खतरे का निशान थी, क्योंकि उसकी कोई अचटती हुई गोली मेरा मिजाज पूछ सकती थी। लेकिन उस वक्त मैं अपने साथियों तक ये परेशानी पहुंचाने का कोई जरिया मेरे पास नहीं था, और ना दुश्मन की किसी पार्टी का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई हथियार मौजूद था। विक्रस के फायर में जरा सा ठहराव आते ही मैं भाग कर नीचे जाने लगा। नाले में जाकर मैं दुश्मन की चलाई हुई गोलियों से महफूज हो सकता था। फिलहाल अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था। मेरी आंखों को दाएं बाएं बिखरी पड़ी चट्टानों का इदराक अच्छी तरह हो रहा था। अलबत्ता छोटे मोटे पत्थर मेरी नजरों से ओझल थे। तेजी के साथ मैंने दुरुस्तगी का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा था। नीचे गिरने की सूरत में मुझे कोई शदीद चोट भी लग सकती थी। एक बार फिर फायर की आवाज सुनते ही मैंने करीब मौजूद एक पथरी आड़ ले ली। मेरे लिए सबसे मुफीद बात यह थी कि वो शस्त्र लेकर फायर नहीं कर सकते थे। साइट से वो मेरी हरकत तो देख सकते थे, लेकिन वो साइट विक्रस पर नहीं लगाई जा सकती थी। को मेरा निशाना साथ यकीनन एक आदमी नाइट साइट में देखकर फायर करने वाले को सिधाई दे रहा होगा, और उस तरह किसी को निशाना बनाना मुमकिन नहीं होता। जबकि विक्रस पर लगाई जाने वाली शबीद साइट की रेंज इतनी ज्यादा नहीं थी कि उससे 500-600 मीटर पर कारगर फायर किया जा सकता। शबीद आलात में सूफी थर्मल नाइट साइट 3rd जनरेशन है, और इसके मुतल्लिक मैं इस कहानी की इब्तिदा में काफी कुछ आपको बता चुका हूँ। मैं उस पत्थर के पीछे ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था। चंद गज दूर नजर आने वाले दूसरे पत्थरों के हेवले को निगाह में रखकर मैं सराज से वहां मुंतकिल हो गया। फहीम ओपी और दुश्मन की फॉरवर्ड वन के अलावा भी दूर दूर से फायरिंग की आवाजें आ रही थीं।
पूरा सेक्टर ही फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा था। सरहदी इलाके में इस तरह होना कोई अनहोनी बात नहीं है। तमाम पोस्टें एक दूसरे की देखा देखी फायरिंग शुरू कर देती हैं। नाले में उतरते ही मैं किसी मखसूस समत को इख्तियार करने के बारे मुतजब्जब हो गया था। वो इलाका मेरा देखा भाला नहीं था। मैंने नक्शे के जरिए उस इलाके का सरसरी जायजा तो लिया था, लेकिन चूंकि उस इलाके में किसी मिशन के लिए नहीं जाना था, इसलिए मैंने ज्यादा बारीक बीनी से नक्शा पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी और मैंने अपनी पोस्ट से कहीं भी नहीं जाना था। अब जबकि मैं इत्तेफाकी तौर पर नीचे आ गया था तो मुझे उस इलाके से वाकफियत की जरूरत महसूस हो रही थी। पहाड़ी इलाके में समत को बरकरार रखना यूं भी नहायत मुश्किल होता है। तमाम रास्ते भूल भलियों की तरह एक दूसरे में गुडमिड हो रहे होते हैं। सोने पर सुहागा ये कि उस इलाके में पाकिस्तान इंडिया की सरहद भी किसी तरतीब से नहीं बनी हुई, बिलाकर टेढ़ी मेढ़ी सरहद है। कहीं इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सरहद में आगे तक चली आई है और कहीं पाक आर्मी कई किलोमीटर तक इंडिया में घुसी है। इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखकर आप सोच सकते हैं कि मैं किसी मखसूस समत को इख्तियार करने के लिए कितना मुतजब्जब हो सकता था। मगरबी नाले में अगर सीधा चलता जाता तो आगे बाएं हाथ खुरम ओपी आती, मगर उस जगह उसकी बुलंदी अबूर करना भी मुमकिन नहीं था और फिर उसके सामने दुश्मन की पोस्ट 777 भी मौजूद थी। मैं जिस नाले में उस वक्त मौजूद था वो दोनों ममालिक की अफवाज निगरानी में था, मगर नाले के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन आर्मी का कब्जा था और उसकी वजह यह थी कि उस जानब पाक आर्मी के जवान नाले में उतर नहीं सकते थे, जबकि इंडियन आर्मी के फौजियों की वहां तक रसाई नहायत आसान थी। उसी तरह इंडियन फौजी नहायत आसानी से नाले में मौजूद अफराद को निशाना बना सकते थे, जबकि पाक आर्मी का कोई मुस्तनद स्नाइपर तो नाले में कामयाब फायर कर सकता था। आम फायर की रेंज से वो नाला दूर था। मैंने सरसरी तौर पर सोचकर मगरब की जानिब जाने का फैसला किया और उसकी वजह यह थी कि मशरकी जानिब रुख करने के लिए मुझे फॉरवर्ड 1 के सामने से गुजरना पड़ता। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं दौड़ पड़ा, मगर यह दौड़ना मैदानी इलाके की तरह सरपट नहीं था। उसकी वजह एक तो ये थी कि ऑक्सीजन की कमी थी, दूसरा दिखाओ बिना होने के बराबर था। फॉरवर्ड 1 और 777 के दरमियान एक नाला गुजर रहा था, जबकि खुरम ओपी और फहीम ओपी के दरमियान कोई नाला नहीं पड़ता था। दोनों पोस्टों के दरमियान एक दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला था जो खुरम ओपी के बेस के पास जाकर नीचे दब जाता था और वहीं जगह खुरम ओपी का बेस थी, लेकिन उस बेस की चढ़ाई नाले की तरफ से बिल्कुल सीधी थी। अलबत्ता 777 से गुजर कर यकीनन रास्ता मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि फहीम ओपी के पोस्ट कमांडर के बकौल दुश्मन के कब्जे में जब ये ओपी थी तब उसी तरफ से अपने आदमी ऊपर चढ़ाया करता था। अब मुझे उस जगह तक पहुंचना था। 777 पोस्ट की रोशनी नजर आते ही मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली थी। उस जगह से मुझे एहतियात से गुजरना था। उस वक्त पोस्ट के मुतवाजी होने में 100 गज का फासला रहता होगा कि अचानक माहौल धमाके की आवाज से गूंज उठा। गोली मेरे करीब से छू करके गुजर गई थी। मैं फौरन मुंह के बल लेट गया। उसके साथ ही मेरे कानों में किसी की झल्लाती हुई आवाज आई, बेवकूफ इंसान, तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने फायर करने का कहा है? उन्होंने मेरे लिए नाकाबंदी की हुई थी और मैंने बगैर किसी शक शुबे के उनके काबू में आ जाना था, लेकिन एक आदमी की बेसब्री या इस्तराब ने मुझे चुकन्ना कर दिया था। उसी बात पर सीनियर उसे डांट रहा था। नीचे लेटते ही मैं पीछे हटने लगा। हथियार की गैर मौजूदगी मुझे बेदस्तो पा बना रही थी। अब वो भाग रहा है, फायर करो। इस मर्तबा सीनियर ने तमाम को इजाजत दे दी थी। एकदम गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई थी। मेरे लेट जाने की वजह से हदफ उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वो बस अंदाजे से फायरिंग कर रहे थे। वो अपनी जगह पर मौजूद रहकर फायर कर रहे थे। उसके बजाय अगर वो आगे बढ़कर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करते तो कामयाब हो गए होते। महसूस यही हो रहा था कि उन्हें मेरे पास हथियार की मौजूदगी का खतरा था और यही बात उन्हें आगे बढ़ने से रोकी हुई थी। एक पत्थर की आड़ में रहते हुए मैं पीछे खिसकता रहा। चंद गज पीछे एक बड़ी चट्टान तक पहुंचकर मैंने चट्टान की आड़ ली और तिरछा होकर भाग पड़ा। जिस तरह दुश्मन ने 777 पोस्ट से नाले में उतरकर मेरे लिए घात लगाई थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें फॉरवर्ड 1 से भी उतरना चाहिए था। उसका मतलब यही था कि उस नाले के दोनों जानब यानी मगरब और मशरक में दुश्मन के मुसल्लह अफराद मौजूद थे। जनूब की तरफ खड़ी ढलाने और शमाल की जानब दुश्मन की पोस्टें थी। इस चूहेदान में सिर्फ एक रास्ता बाकी था जहां से मेरे भाग निकलने की थोड़ी सी उम्मीद बकाया थी, और वो फॉरवर्ड 1 और 777 पोस्ट के दरमियान मौजूद नाला था। यह नाला शुमाल की जानब निकल रहा था। इस नाले में भी आगे जाकर तो लाजमन दुश्मन की पोस्टों ने मौजूद होना था, लेकिन उस वक्त मरहला था उस घेरे से निकलने का। अगर तो दुश्मन के सिपाहियों ने इस नाले पर भी अपने आदमी खड़े किए होते तब तो मेरा मारा या पकड़ा जाना यकीनी था। अकब में मुझे दुश्मन की ललकारें और चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। दुश्मन के उन आदमियों ने लाजमन फॉरवर्ड 1 पोस्ट वालों को मेरे भाग निकलने और उनकी जानब रुख करने का बता दिया था। जल्द ही मैं दोनों पोस्टों के दरमियान मौजूद नाला मोड़ पर पहुंच गया।
मशरकी और मगरबी दोनों नालों का पानी शुमाली नाले में ही गिर रहा था, गोया शुमाल की जानब उतराई थी। शुमाली नाले में मुड़ते ही मेरे कदमों की रफ्तार में तेजी आ गई थी। एक पत्थर से ठोकर खाकर मैं तीसरी मर्तबा गिरा और उठकर फिर भाग पड़ा। भागते हुए मेरी नजर दाएं जानब ढलान पर पड़ी 500-600 गज दूर टार्चों की रोशनियां शुमाली नाले की जानब बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वो शुमाली नाले पर भी नाका लगाने आ रहे थे, लेकिन शायद उन्हें थोड़ी सी देर हो गई थी और देर की वजह उनकी गफलत के बजाय वक्त की कमी थी, क्योंकि मेरे फहीम ऊपी से नाले में गिरने और दुश्मन को उस बारे मालूम होने के बाद इतना वक्त नहीं गुजरा था। दुश्मन ने पहले उन 2 रस्तों की नाकाबंदी की थी जहां से मेरा भाग निकलना यकीनी था, और अब जबकि मैं 111 पोस्ट के आदमियों की घात से बच निकला था तो उन्हें भी शुमाली नाले का ख्याल आ गया था। टार्चों की रोशनी को देखते ही मेरे कदमों में तेजी आ गई थी। मुसलसल अंधेरे में रहने की वजह से मेरी आंखों की कारकर्दगी काफी बढ़ गई थी। गो मैं काफी दफा ठोकर खाकर गिर चुका था, लेकिन उस वक्त एहतियात से चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरा सांस धूकने की मानद चल रहा था। ऑक्सीजन की कमी तेज रफ्तारी की राह में बहुत बड़ी रुकावट थी, और चूंकि यही मसला दुश्मन को भी दरपेश था, इसलिए वो मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी नहीं दिखा सकते थे। यूं भी मेरी मिसाल उस हिरन की सी थी जो जान बचाकर भाग रहा हो, और ऐसी हालत में हिरन दुनिया के तेज रफ्तार जानवर चीते को भी मात दे जाता है। मैं शुमाली नाले में आगे गुजरता चला गया। नाला बतदरीज शुमाल की जानब बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस नाले में मेरा मुसलसल बढ़ते रहना मुनासिब नहीं था। मेरी वहां मौजूदगी की खबर यकीनन दुश्मन की हर पोस्ट तक पहुंच गई थी, और अभी तक मैं एक महदूद इलाके में ही भाग रहा था। उस महदूद जगह को घेरना दुश्मन के लिए मुश्किल नहीं था। मुझे बचने के लिए उस जगह से ज्यादा फासला पैदा करना जरूरी था, और उसी बात में मेरी निजात थी। उसके साथ ये भी जरूरी था कि मैं ऐसे रास्ते पर हरकत न करता जो दुश्मन को मेरे भागने की समत से आगाह रखता। यही सोच कर नाले में 500-600 गज आगे जाते ही मैंने भागना मौकूफ करते हुए बाएं जानब मौजूद ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। यूं के बुलंद होने के साथ मेरा आगे का सफर भी जारी रहा। पहाड़ी की बुलंदी पर तो अगर आदमी तेज कदमों से चलता हुआ जाए तब भी सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। उस वक्त भी मेरा सीना जैसे फटने के करीब हो गया था। 2 मिनट रुक कर मैंने सांस बहाल किया और उस दौरान दाएं बाएं का जायजा लेता रहा। नाला मलाब पर टार्चों की रोशनी नजर आना बंद हो गई थी। नामालूम दुश्मन वहीं रुक गया था या नाले में आगे बढ़ रहा था। ये भी मुमकिन था कि एक पार्टी वहीं रुक गई हो और दूसरी नाले में आगे बढ़ती आ रही हो। अचानक ही नाला मलाब की जानिब जबरदस्त फायरिंग की आवाजें उभरी। नामालूम वो तलाशी फायर कर रहे थे या कोई बदकिस्मत जानवर उनकी आगे चढ़ गया था। सांस बहाल होते ही मैं फिर बुलंद होने लगा। पहाड़ी ढलान पर रास्ता बना न होने की सूरत में सफर करना कितना मुश्किल और दुश्वार है, इसके बारे सिर्फ वही शख्स अंदाजा कर सकता है जिसका वास्ता पहाड़ों से पड़ चुका हो। टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर सरसब्ज पहाड़ों के नज़ारे करना और बात है, लेकिन जब खुद इंसान का उन पहाड़ों से वास्ता पड़ता है तो मालूम होता है कि इन सुहाने नज़ारों की पीछे क्या मुसीबतें छुपी होती हैं। गिरता संभलता मैं आगे बढ़ता रहा। चंद सौ गज के बाद अचानक ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां रास्ता बना हुआ था, और ये रास्ता खतरे का बहुत बड़ा निशान था। उस इलाके में रास्ता सिर्फ इंडियन फौज की आमदोरफ्त ही से बन सकता था। वो खालिस्तन सरहदी इलाका था, वहाँ सिविल आबादी काफ़ी पीछे थी। मैं रास्ते को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। अब मेरे कदमों में तेज़ी से ज़्यादा एहतियात दराई थी। दुश्मन कहीं भी घात लगा कर बैठा हो सकता था, और तेज कदमों से जहां मेरा सांस फूल रहा था और गहरे सांसों की आवाज दूर तक सुनाई दे सकती थी, वहीं पांव के नीचे आकर लुढ़कने वाले रोड़े और कंकर भी मेरा राज फाश कर सकते थे। मजीद 100-150 गज चलने के बाद मुझे उस एहतियात का फल मिल गया। एकदम ही मेरे कानों में रेडियो सेट की खड़खड़ाती हुई आवाज पड़ी और मेरे कदम रुक गए। 50-60 कदमों के फासले पर बैठा कोई रेडियो सेट पर बात कर रहा था। यस सर, हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। ओवर। पूछा गया, नाले में उतरे हो या ऊपर बैठे हो? ओवर। करीबन 150 गज बुलंदी पर बैठे हैं। ओवर। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं और शबदीद ऐनक मौजूद है? ओवर। टोटल 5 आदमी हैं और शबदीद ऐनक नहीं है। ओवर। क्यों नहीं है? ओवर। पूछने वाले के लहजे में झुलाट शामिल थी। जवाबन तफसील बताते हुए कहा गया, सर पोस्ट पर 3 शबदीद ऐनकें थीं। पोस्ट कमांडर ने 2 तो पोस्ट पर मौजूद संतरियों के हवाले कर दी और तीसरी हमसे पहले निकलने वाली पार्टी ले गई है। ओवर। अंधेरा है, एहतियात से काम लेना। दुश्मन गायब हो चुका है और अंदाजा है कि वो इसी नाले में मौजूद है। ओवर एंड ऑल। कहकर सीनियर ने बातचीत खत्म कर दी थी। उसके साथ ही वो किसी दूसरी पार्टी को पुकारने लगा था। वहां पर मौजूद आदमी आपस में बातें करने लगे। मौजू ही मैं था। मुझे तो लगता है वो आगे निकल गया होगा। दीपराज, तुम्हारा दिमाग खराब लगता है।
ये उसी आदमी की आवाज थी जो रेडियो सेट पर बात कर रहा था। यकीनन वो उनका सीनियर था। दीपराज की आवाज उभरी, सर जी, नाला मोड़ से यहाँ तक आधा किलोमीटर फासला बन रहा है। अगर वो नाले ही नाले में भाग रहा है तो यकीनन वो आगे निकल गया होगा। हमें यहाँ पहुँचते हुए बमुश्किल 5 मिनट हुए हैं। इतला मिलते ही हम पोस्ट से उतर आए थे और पोस्ट से यहाँ तक का फासला किलोमीटर से कम है। सीनियर ने दीपराज को समझाने की कोशिश की। एक और आवाज उभरी, सर प्रताप, छोड़े इस बेवकूफ आदमी को, इसकी हर समय निराली मुंतक होती है। उनकी बातों को नजरअंदाज करके मैं वहां से गुजरने की तरकीब सोचने लगा। वो जिस पोस्ट से उतरे थे वो करीब ही थी। किलोमीटर भर का फासला पहाड़ी इलाके में कोई हैसियत नहीं रखता। अगर मेरे पास हथियार होता तो उन बाचों का सफाया करना नहायत आसान था, लेकिन अब खाली हाथ 5 मुसल्लह अफराद पर हल्ला बोलना मुमकिन नहीं था। लाजमन पीछे मैं जो रास्ता छोड़ कर आया था वो उनकी पोस्ट तक ही जाता था। मैं बंदर चाल चलता हुआ वहां से दूर हटने लगा। चूंकि वो नीचे नाले की तरफ मुतवज्जा थे इसलिए मैं मजीद बुलंदी पर चढ़ने लगा। मजीद 100 गज ऊपर आकर मैं खड़े होकर वहां से आगे बढ़ गया। अब उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, मगर मेरा वहां से गुजरना ज्यादा देर छुपा नहीं रह सका था। मेरे पांव के नीचे आकर एक दरमियानी जिसामत का पत्थर अपनी जगह से खिसका और लुढ़कते हुए नशीब में गिरने लगा। रात की खामोशी में मुझे वो आवाज सूरा इसराफील से कम दर्जा नहीं लगी थी। पत्थर के लुढ़कने का जवाब चंद सेकंड के अंदर क्लाशनिकोव के बर्स्ट की सूरत में आया। उसके साथ ही दुश्मन के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी थी। एक बात मेरे हक में जाती थी कि उस पार्टी के पास शबदीद आला मौजूद नहीं था। क्लाशनिकोव चलाने वाले ने बैरल का रुख लुढ़कने वाले पत्थर की तरफ रखा था, इसलिए गोलियां मेरी जानब नहीं आई थी। लेकिन किसी भी वक्त बैरल का रुख मेरी जानब हो सकता था। मैं वहां रुक कर किसी पत्थर की आड़ भी ले सकता था, लेकिन दुश्मन पार्टी तलाशी लेते हुए उस जानब का रुख करती तो मैं पकड़ा जाता और वहां से आगे बढ़ने की सूरत में किसी अंधी गोली का शिकार बनने का खतरा था। मैं मुअख्खरुल जिक्र खतरा मोल लेते हुए आगे बढ़ गया। अब मैंने ऊपर चढ़ने का सिलसिला मौकूफ करते हुए ढलान पर तिरछे ही आगे कदम बढ़ा दिए थे। उसी तरह मैं ऊपर चढ़ने की निस्बत जरा तेज कदमों से नाले के मतवाजी सफर कर सकता था। 45 डिग्री जाविये पर झुकी हुई ढलान मेरे नीचे लुढ़कने के खतरे को कम कर रही थी। गोलियां वक्फे वक्फे से चल रही थी। चूंकि वो इलाका सतह समंदर से 14,000 फीट से ज्यादा बुलंद था, इसलिए वहां झाड़ियां दरख्त वगैरह नजर नहीं आ रहे थे। दिन के वक्त तो मैं दूर ही से नजर आ जाता। अचानक फायरिंग की आवाज तेज हुई। मैं चंद कदम पीछे एक पथरीली चट्टान छुड़ाया था। फौरन ही रुकते हुए मैंने उस चट्टान की आड़ दे ली। न जाने में दुश्मन को नजर आ गया था या यूं ही उन्हें एमुनेशन को ज़ाहिर करने का शौक चराया था। अक में मुझे 200-250 कदम दूर टार्चें रोशन नजर आ रही थी। आने वालों का रुख उसी जानिब था। 2 टार्चों को रोशन देखकर मुझे ख्याल आया शायद उनके 2 आदमी ही उस तरफ आ रहे हैं और बाकी वहीं बैठे हैं। अगर आने वाले वाकई 2 थे तो मैं हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता था। हथियार के अलावा मैं बिल्कुल ही बेदस्तो पा था। इस ख्याल ने मुझे वहीं लेटने पर मजबूर किए रखा। अगर वो 5 ही उस समत को आ रहे थे तब तो मेरा बचना मुहाल हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उठने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो छोटे छोटे ब्रश चलाकर मुसलसल फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यूं ही 2-2, 3-3 गोलियां चलाकर उन्होंने पूरी मैगजीन खत्म कर दी थी। वो रुक कर टार्च की रोशनी में नई मैगजीन लगाने लगे। क्लाशनिकोवें दोबारा काक करके वो चल पड़े। नई मैगजीन से उन्होंने फायर नहीं किया था। 50-60 कदम दूर ही से उनकी बातों की आवाज आने लगी थी। इलाके को मद्देनजर रखकर वो आगे पीछे होकर आगे बढ़ रहे थे। इस इलाके में फैलकर आगे बढ़ना काफी मुश्किल है, बल्कि ज्यादातर जगहों पर तो नामुमकिन हो जाता है। और अब मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ गया था कि वो 2 ही थे। मैं ज़हनी तौर पर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया था। कोई धूमड़ वगैरह ही था। पहली वाज़ेह बात मेरी समातों में पहुंची, सही कह रहे हो यार। दूसरे की आवाज सुनाई दी। मैं जिस पत्थर के अकब में छुपा था उन्होंने वहां चंद गज नीचे से गुजरना था और फिर मेरी बदकिस्मती के 20-25 गज दूर रुक कर उन्होंने चारों तरफ टार्च की रोशनी फेंकी और एक आदमी ने पीछे मुड़कर जोरदार आवाज में पुकारा, सर यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छी तरह तसल्ली कर ली है? उसके सीनियर की आवाज उभरी। जी सर। पहली बार आवाज देने वाले ने जवाब दिया। इस दौरान टार्च की रोशनी उसी पत्थर पर आकर ठहर गई थी जिसके अक्ब में मैं छुपा था। मैं अपने आप में मजीद सिमट गया था। ठीक है, वापस आ जाओ। सीनियर की इत्मीनान भरी आवाज गूंजी। इस पत्थर के पीछे देख लें। एक ने मशवरा चाहने वाले अंदाज में पूछा था। मेरे आसाब एक बार फिर तन गए थे। जरूरत नहीं है, दूसरा ये कहकर वापस मुड़ गया। राजेश ठहरो, देख लेने में हर्ज क्या है? पहले वाला मुसर हुआ। राजेश रुकते हुए बोला, अच्छा देख लो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो इस पत्थर को नजर में रखकर हथियार ताने हुए उस जानब का रुख करता तो मैं आसानी से उस पर काबू न पा सकता, खासकर उस सूरत में जब मैं 20-25 कदम दूर उसका मुसल्ला साथी भी मौजूद था।
रहने दो। राजेश की बेदिली देखते हुए उसने भी इरादा मंसूख कर दिया था। मेरे तने हुए असाब ढीले पड़ गए थे। मैं वहीं पड़ा उनके दूर जाने का इंतजार करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातचीत की आवाज मादूम होने लगी और मैं उठकर आगे बढ़ गया। 200-300 कदम चलने के बाद मैं एक बार फिर बुलंद होने लगा, क्योंकि उस नाले में मेरे लिए ज्यादा खतरा था। पहाड़ी अबूर करके मैं दूसरे नाले में उतर कर ज्यादा महफूज हो जाता। अब मैं आगे जाने की बजाय मुसलसल बुलंद हो रहा था। जो लोग पहाड़ी इलाके में रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि बुलंदी का सफर सीधी लाइन में तय नहीं किया जा सकता। आदमी को जिग जैग में चलकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस तरह गिरने का खतरा भी कम हो जाता है और इंसान को चलने में भी आसानी रहती है। आधे पौन घंटे बाद मैं पहाड़ की बुलंदी पर पहुंच चुका था। दिन का वक्त होता तो मैं इलाके का जायजा ले सकता था। रात का अंधेरा मुझे ऐसी किसी कार्रवाई की इजाजत देने पर तैयार नहीं था। अब अगले नाले में उतरकर मैं वापस जनूब का रुख भी कर सकता था, लेकिन मुझे 100% यकीन था कि उस नाले के इख्तिताम पर मुझे दुश्मन जरूर मिलता, क्योंकि दुश्मन की पहली तरजीह यही थी कि मैं वापस पाकिस्तान की सरहद अबूर न कर सकूं, और वहां पर मेरा सरहद अबूर करना यकीनन नामुमकिन ही था। अलबत्ता उस इलाके से दूर जाकर मुझे सरहद अबूर करने में इतना मसला ना होता, और 1-2 दिन गुजरने की वजह से मेरी तलाश में भी पहले जितनी तंदी न रहती। उस सोच ने मुझे वापस मुड़ने से बाज रखा था। नाले में उतरने की बजाय मैंने बुलंदी ही पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी तक मेरा रुख शुमाल की जानब था। आसमान पर चमकता कुतबी सितारा समत के तयन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा था। 2-300 गज चलने के बाद ढलान नीचे की जानब उतरने लगी। उसी लाइन में एक पहाड़ी के हेवला सामने भी नजर आ रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे मुकम्मल नाले में उतरना पड़ता। मुझे वो नाला काफी खतरनाक नजर आ रहा था। वो ऐसी जगह थी जहां दुश्मन नाका लगा सकता था, क्योंकि वो 2 नालों को मिलाने वाला एक मुख्तसर सा नाला था, और दुश्मन की नजर में मैं अपने दाएं हाथ मौजूद नाले से बाएं जानी मगरबी जानिब मौजूद नाले में मुंतकिल हो सकता था। एक लम्हा रुककर मैंने खुद को दुश्मन की जगह रखकर सोचा कि वहां वो किस जगह अपने आदमी बिठा सकता था। आया वो उस मलाब वाले नाले को अबूर करके मगरबी नाले में नाका लगाता, या मेरे दाएं हाथ मौजूद मशरकी नाले में पार्टी लगाता। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया था कि दुश्मन के लिए मशरकी नाले के सिरे पर आदमी बिठाना ज्यादा मुनासिब था, क्योंकि उस तरह एक तो वो मेरे मगरबी नाले में मुड़ने की निगरानी कर सकते थे, दूसरा बिलफर्ज मैं मशरकी नाले में सफर करना मुनासिब समझता तो मशरकी नाला भी उनकी नजर में होता। उसके बरक्स मगरबी नाले में मैं सिर्फ उस वक्त उनका निशाना बनता जब मैं मशरकी नाला छोड़कर मगरबी नाले में इंतकाल का सोचता। और एक बात तो यकीनी थी कि दुश्मन की नजर में मैं अभी तक मशरकी नाले ही में छुपा था या सफर कर रहा था। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं 50 कदम पीछे चलकर मगरबी जानब उतरने लगा। बुलंदी के बजाय नीचे उतरते वक्त गिरने का खतरा ज्यादा होता है। इस तरह पाँव के नीचे से कंकर और पत्थर वगैरह भी लुढ़कने लगते हैं। इसलिए मैं हत्तुल वसे आराम और एहतियात से उतर रहा था कि कंकर और पत्थर वगैरह मेरे पैरों से टकरा कर नीचे लुढ़क कर मेरा राज न फाश करते रहे। दुश्मन ने मुझे पकड़ने या मारने के लिए चारों तरफ अपनी पार्टियां फैला रखी थी, और किसी भी जगह पर उनकी पार्टी मौजूद हो सकती थी। नाले की तह में पहुंचने तक मुझे इतना ही वक्त लगा था जितना उस पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ते हुए लगा था। एक बात जहन में रहे कि वजीरिस्तान के पहाड़ हैं या कोई और पहाड़ी सिलसिला है, उनमें तमाम नालों का बहाव किसी मखसूस समत में नहीं है। भूल भलियों की तरह हर नाले का अपना ही रुख है। आखिर में आकर अलबत्ता तमाम नाले दरिया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और पानी मुख्तलिफ इतराफ में बहना शुरू कर देता है। कुछ नालों का पानी कश्मीर का रुख करता है और कुछ नालों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाता है। मशरकी नाले में चलते हुए मैं मुसलसल नशीब में जा रहा था, जबकि मगरबी नाले में जाते हुए मुझे हल्की चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा था। अचानक रेडियो सेट की खड़खड़ाती हुई आवाज सुनकर मुझे रुकना पड़ा। मेरे अंदाजे के बरक्स दुश्मन उस जानब मौजूद था। यह भी मुमकिन था कि दुश्मन ने दोनों जानब अपने आदमी बिठाए होते। रेडियो सेट पर किसी और पार्टी को पुकार कर उनसे फायरिंग करने की वजह पूछी जा रही थी। सरे शाम जिस वक्त से मैं भागा था, फायरिंग की आवाज वक्फे वक्फे से गूंज रही थी। यूं भी हिंदू इस लिहाज से काफी बहादुर हैं कि पत्ते के खड़कने पर भी मैगजीन खाली कर देते हैं, और आज तो यकीनी तौर पर एक मुसलमान फौजी उनके सफ़ों में मौजूद था। जिस पार्टी को जरा शुबा हो जाता वो फायर खोलने में 1 सेकंड जाया न करती। कदम धीमे करके मैं रुक गया और फिर जमीन पर लेटकर उन्हें जांचने लगा कि आया वो कितने आदमी हैं और उनके पास शबदीद आलात मौजूद है या नहीं। मेरा वहां से गुजर कर आगे बढ़ना नागुज़ीर था, क्योंकि वापस लौटने में खतरा कई गुना बढ़ जाता। मुझे वहां लेटे हुए 15-20 मिनट हुए थे जब वो कंट्रोल को सब अच्छा रिपोर्ट देने लगे। यकीनन वो हर घंटे बाद सब अच्छा रिपोर्ट दे रहे थे। 3 to 4 कंट्रोल ओवर। एक आदमी ने अपनी कॉल साइन के साथ कंट्रोल को पुकारा था। 3 to सेंड योर मैसेज ओवर, ऑल ओके ओवर। उसने सब अच्छा पेश किया।
3 टू मोहतात रहना। दुश्मन अभी तक उसी हदूद में है। कीप लिसनिंग आउट। कंट्रोल ने उससे राब्ते में रहने का कहकर खामोश होने का इशारा किया। कंट्रोल को दूसरी पार्टियों की तरफ से भी पुकारा जाने की आवाजें आने लगी। मुख्तलिफ पार्टियों की 20 कॉल साइन मैंने गिने। गोया मेरी तलाश में 20 पार्टियां निकली हुई थी। मुझे टकराने वाली ये चौथी पार्टी थी। इससे पहले टकराने वाली पार्टी में 5 अफराद थे। नामालूम यह पार्टी कितने अफराद पर मुश्तमिल थी। जहां तक गालिब गुमान था उनकी तादाद भी 5 ही होना चाहिए थी। एक पत्थर की आड़ में लेटकर मैं उनका जायजा लेता रहा। मुझे 2 हिवले टहलते नजर आ रहे थे। मुझे मुसलसल चलते हुए 4-5 घंटे से ज्यादा हो गए थे और उस वक्त अंदाजे के मुताबिक 10:30-11 बजे का अमल था। 19-20 का चांद 10-11 बजे निकल आता है और उस वक्त पहाड़ों की चोटियों पर हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगती थी। मेरी कलाई से घड़ी बंधी हुई थी, लेकिन घड़ी की अंदरूनी लाइट जलाकर वक्त देखना बेवकूफ़ी थी और उस अंधेरे में हल्की सी रोशनी भी दूर से देख लिए जाने का खतरा था। गुप अंधेरे में नजर पहले से ज्यादा काम करने लगी थी और उसकी वजह चांद का तुलू होना था। सर राजीव, क्या उस नर्कवासी के पकड़े न जाने तक हम तमाम यूं ही जागते रहेंगे? झिलाए हुए सेंथरी ने मुझे जहन्नमी कहते हुए दिल की भड़ास निकाली। एक आदमी जागता रहे, बाकी दो आराम करने लेट जाओ। राजीव नामी सीनियर ने फौरन ही उसकी बात मान ली थी और उसकी बात से मुझे अंदाजा हो गया था कि उनकी तादाद 4 थी। एक और आवाज उभरी, ये भी खूब कही, इस सर्दी में नींद खाक आएगी, लकड़ियां भी मौजूद नहीं हैं कि आग जलाई जाए। सर राजीव, एक मशवरा है। ये उसी की आवाज थी जिसने मुझे कोसा था। बोलिए महाराज, राजीव ने मजाहिया अंदाज में कहा था। उसने मशवरा देते हुए कहा, सर मैं और रंजीत वापस पोस्ट पर चले जाते हैं। 2-3 कंबल भी ले आएंगे और हलवा चाय का बंदोबस्त भी कर लेंगे। यूं भी अब पूरी रात यहीं गुजारना पड़ेगी। यार कोई गड़बड़ न हो जाए। उनका सीनियर राजीव नीम रजामंद था। क्या गड़बड़ होगी सर? नाला अबूर करके यहाँ थोड़े ही फासले पर एक और पार्टी लगी हुई है और उस बेगैरत के पास भी कोई हथियार वगैरह मौजूद नहीं है। मेरी वजह से वो ख्वार हो रहे थे, इसलिए मुझे कोसना तो बनता था। फिर ऐसा है, रंजीत और प्रेमचंद चले जाएंगे, तुम यहीं मेरे साथ रहो। राजीव ने रजामंद होने में देर नहीं लगाई थी। यकीनन उस सर्दी में गर्म कंबल और चाय हलवे का मिलना एक नेमत ही तो थी। ठीक है सर। वो खुश होते हुए अपने साथियों को बोला, रंजीत और प्रेमचंद तुम दोनों रवाना हो जाओ। चले रंजीत भाई। वो प्रेमचंद की आवाज थी। वो लहजे से नौजवान मालूम हो रहा था। रंजीत ने कहा, चलो, और 2 हिवले मगरब की जानिब बढ़ गए। चांद के बुलंद होने के साथ मंजर पहले से साफ नजर आने लग गया था। मैं प्रेमचंद और रंजीत के दूर जाने का इंतजार करने लगा। उनके हेवले मगरबी जानिब जाते हुए नजर आए थे और उसी तरफ उनकी पोस्ट ने मौजूद होना था। मैंने अंदाजन आधा घंटा मजीद इंतजार किया और फिर हमले के लिए तैयार होकर पत्थर की आड़ से बाहर आकर बंदर चाल चलता हुआ उनके करीब होने लगा। उनका सीनियर राजीव एक पत्थर से टेक लगाकर बैठा था, जबकि संतरी खड़े होकर नाला मोड़ की जानिब मुतवज्जा था। अपने दोनों साथियों के जाने के बाद वो चंद मिनट तो गपशप करते रहे, मगर अब खामोश थे। मेरा रुख राजीव की तरफ था, क्योंकि बेफिक्री से बैठे होने की वजह से वो आसान शिकार साबित हो सकता था।